Okay, students, today we'll be doing question number 5 of exercise 5.1. Question number 5 says, in question number 4, right? इसका मतलब ये कि हम जो question number 5 कर रहे हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअली question number 4 यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो है रिलेटेड है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। तो एक बार हम आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका एक डायग्राम जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो डायग्राम था स्टूडेंट वो कौन सा था? वो कुछ इस तरह से था। There was a line segment A and B and there was a point in the middle of line segment AB, that is C. Okay, तो this was the figure। और उस केस में हमको जो है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यूं दिया था कि AC is equal to BC। This was given, AC is equal to BC, ये चीज दी थी और हमने इसकी हेल्प से क्या प्रूव किया था? That is AC is equal to half of AB, ये चीज हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी। तो this is for recollecting। Now we'll read the question। In question number 4, point C is called a midpoint। तो उसको हम क्या बोलते हैं? It is called a midpoint of line segment AB। ओके, तो इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि जब उन्होंने बताया है लाइन सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट है दैट इज C, देन वी नीड टू प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो विल स्टार्ट विद द गिवन पार्ट। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी है? पॉइंट C is the मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट? यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमें दिया क्या है यहां पे? अ लाइन सेगमेंट AB, दिस इज गिवन। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, वो भी हम लिख डालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स में, प्रूव वाले स्टेप्स में हम जो चीजें दी होती है वो सारी चीजें हम डिटेल्स लिख डालते हैं। उसके बाद में क्या हमें लिखना होता है? टू प्रूव, यानी जो चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। दैट मींस यहां पे कौन सा लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AB हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। चलो इसके बाद में हम सीधे जो है डायरेक्टली प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ हमारा यहां से स्टार्ट होता है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट हमको दिया हुआ है लाइन सेगमेंट AB और हमें ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट AB का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, दैट इज C। ठीक है, तो हम हमारा जो ये प्रूविंग पार्ट है हम एक कॉन्ट्रडिक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। और वो कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या लेके चलते हैं कि मान लो लाइन सेगमेंट AB के दो मिड पॉइंट हैं, एक है C और एक और हम ले लेते हैं दैट इज D। ओके, तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही जो है स्टार्ट करते हैं। सपोज line segment AB is having two midpoints। ठीक है, तो हम एक्चुअली इसी कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक बार मान लो कि जो लाइन सेगमेंट AB है इसके कोई दो मिड पॉइंट है, टू मिड पॉइंट्स, दैट इज C एंड D। ठीक है, ओके, अगर ऐसा है कि लाइन सेगमेंट AB के दो मिड पॉइंट है, एक है C और एक है D, तो स्टूडेंट फिर उस केस में क्या हो जाएगा? तो उस केस में हम लोग ये बता सकते हैं कि AC is half of AB, क्योंकि
C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इसलिए हम बता सकते हैं कि AC जो है दैट इज हाफ ऑफ फुल दैट इज AB। इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हम D को भी मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि AD इज हाफ ऑफ AB। तो ये दो इक्वेशंस बनेंगे, AC इज हाफ ऑफ AB, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा AD इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके चले हैं कि एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट हमने ले लिए हैं C और D, राइट। तो उस केस में हमने एक बार बताया कि AC इज हाफ ऑफ AB एंड AD इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 बता दिया। अब जो है यहां पे हमें करना है subtracting equation 1 from equation 2 we get equation 2 में से हमें equation 1 को subtract कर रहा है, that means LHS में से LHS subtraction होगा, RHS में से RHS subtraction होगा। So we have AD minus AC is equal to half AB minus half AD, okay। तो नेक्स्ट स्टेप में AD minus AC is equal to half AB minus half AB, we get 0। और नेक्स्ट स्टेप में AD minus AC कितना होता है वो चेक कर लेते हैं। AD minus AC, you see AD कहां से कहां तक है? AD, ये पूरा जो है that is AD, उसमें से हमें कितना लेस करना है? AC, यानी कि AD में से हमें AC इतना पार्ट लेस करना है, तो बच जाएगा that is CD, ठीक है। AD minus AC we get CD which is equal to 0। अच्छा स्टूडेंट, CD equals to 0 का मीनिंग क्या है? CD equals to 0 का मीनिंग हम चेक करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं अगर मान लो ऐसा कुछ हमें मिलता CD is equal to 2, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो लाइन सेगमेंट CD है उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2 यूनिट्स की दूरी है, क्योंकि CD is equal to 2। लेकिन इस केस में फिर क्या होगा? CD equals to 0, दैट मींस लाइन सेगमेंट C और D के बीच में बिल्कुल भी जो है डिस्टेंस नहीं है। C और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि C और D जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है लाई करते हैं। तो हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? देयरफॉर C एंड D कोइंसाइड्स, और जब C और D एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, तो हमने ये स्टेटमेंट अब फाइनली प्रूव कर दिया है। देयरफॉर वी से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। देयरफॉर वी कैन से दैट every line segment has one and only one midpoint। Okay students, so we have proven this। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा था? ऐसा कुछ डायग्राम था दैट इज लाइन सेगमेंट AB, और उस केस में उस क्वेश्चन में हमें दिया था कि C जो है उसका मिड पॉइंट है। तो उसमें हमने जो है क्वेश्चन में ऐसा दिया था AC इज इक्वल टू BC, राइट। और उसमें से हमने क्या प्रूव किया था? दैट इज AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन जो है डायग्राम ड्रॉ किया है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट। पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये कौन से केस में था? क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी नीड टू प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट जो है हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम इसका एक्चुअली जो प्रूफ है स्टूडेंट वो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब विपरीत केस,
ठीक है, जो उल्टा केस होता है वहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जब भी प्रूव वाले सम्स करेंगे, सबसे पहले गिवन यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो हमें क्या दिया है, लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट मींस लाइन सेगमेंट AB हैज ओनली वन मिड पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद में हम प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो अ लाइन सेगमेंट AB इज हैविंग टू मिड पॉइंट, हमने क्या मान के चले हैं, लाइन सेगमेंट AB जो है इट इज हैविंग टू मिड पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज C एंड D। तो हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, एक C ले लिया और दूसरा D ले लिया, और दोनों को हम मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा है स्टूडेंट, अगर C इज द मिड पॉइंट, तो हम बता सकते हैं कि AC इज हाफ ऑफ AB, तो फर्स्ट इक्वेशन AC इज हाफ ऑफ AB, और अगर DB उसका मिड पॉइंट है तो वी विल से AD इज हाफ ऑफ AB, AD इज हाफ ऑफ AB। दोनों इक्वेशंस को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली इक्वेशन 1 हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, सो वी राइट AD माइनस AC। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ये स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस को, तो LHS पार्ट अलग सब्ट्रैक्शन होता है, RHS पार्ट अलग जो है सब्ट्रैक्शन होता है। तो AD माइनस AC is equal to half AB minus half AB, half AB minus half AB सेम क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उस केस में आंसर आएगा 0। और फिर बचा क्या, AD minus AC, जो हमें क्या मिलेगा, AD minus AC A to D minus A to C, तो A to C जो है निकल जाएगा, बचेगा that is CD। तो फाइनली वी गेट CD is equal to 0, और CD equals to 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, देयरफॉर वी कैन से पॉइंट C एंड D कोइंसाइड्स। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं तो लास्ट स्टेटमेंट हम ये ले सकते हैं दैट वही अपना जो क्वेश्चन में है, दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। Okay student, now question number 6 we are doing. Question number 6 says, in the given figure, there is a figure given here, and in that the question says, if AC is equal to BD, that means they have already given in the question itself that AC जो है वो BD के equal है, that means A to C is equal to B to D. Okay, so here we need to prove, हमें यहाँ पे prove करना है that is AB is equal to CD, that means A to B is equal to C to D, right? ये हमें prove करना है, ठीक है। तो we will start with given। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है स्टूडेंट, दैट वी विल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, AC is equal to BD, AC is equal to BD, ओके, ये चीज दी है। इसके बाद में हमें क्या प्रूव करना है, दैट विल राइट, दैट मींस टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है दैट इज दे आर टेलिंग AB is equal to CD, हमें प्रूव करना है AB is equal to CD, ओके। चलो ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है क्वेश्चन में वो लिख दिया, गिवन में हमें क्या प्रूव करना है वो हमने लिख दिया टू प्रूव वाले सेक्शन में। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है, प्रूफ। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऐसा बिगिन करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सो वी हैव AC is equal to BD, राइट, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, AC is equal to BD, ओके। सो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, और हर एक चीज का हमें रीजन लिखना है। हमने इक्वेशन क्यों लिखी है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, तो गिवन, ओके फाइन। अब देखो स्टूडेंट, ये जो B है, B पॉइंट, ये एग्जैक्टली जो है ये A और C जो लाइन सेगमेंट AC है इसके बीच में कहीं पर है B पॉइंट, तो उसमें से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। उसी तरीके से हमने पहले AC लिया, अब हम लेंगे BD। तो देखो स्टूडेंट, BD जो लाइन सेगमेंट है इसके बीच में कहीं पर पॉइंट CD है, तो उसके ऊपर से हम एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट AC। जब हम AC की बात करेंगे तो B एक पॉइंट रहेगा जो उनके बीच में कहीं पर है, राइट। तो हम इस तरह से लिखेंगे
since D is the point which lies between D is the point which lies between A and C. ओके, D जो पॉइंट है वो A और C के बीच में है, राइट? तो इस पे से हमें इक्वेशन बनेगी दैट इज देयरफॉर AC is equal to AB plus BC, क्योंकि पॉइंट B जो है वो बीच में है कहीं पर, किसके? A और C के। तो हम ये जो पूरा AC है वो किसके बराबर मान सकते हैं? AB प्लस BC, राइट? तो AC is equal to AB प्लस BC, इसको हम जो है इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट? इसी तरीके से स्टूडेंट similarly again now we have point C which is somewhere between B and D. Point C lies between B and D. ओके, तो उसमें से हम क्या लिख सकते हैं? therefore BD, ये पूरा BD will be equal to CD plus BC. BD is equal to CD plus BC, ठीक है? इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, राइट? तो अब देखो स्टूडेंट, एक कंक्लूजन यहां पे हमें देना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हम इसमें से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों को पहले ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट। पहले देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है? और सेकंड जो है थर्ड इक्वेशन दैट इज BD इज इक्वल टू CD प्लस BC। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, BD इज इक्वल टू CD प्लस BC। लेकिन AC और BD के बारे में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या बताया है कि AC इज एक्चुअली इक्वल टू BD, जो कि क्वेश्चन में दिया है। AC इज इक्वल टू BD, ये इक्वेशन 1 में ही बता दिया है, राइट? तो AC इज इक्वल टू BD, दैट मींस ये जो AC है वो पहले सेकंड इक्वेशन में, और जो BD है वो तीसरे इक्वेशन में, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट? अब स्टूडेंट, जब भी कोई दो इक्वेशन में LHS पार्ट अगर इक्वल होता है तो उसके RHS पार्ट को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो चलो करते हैं कंपैरिजन। हमने लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि उनके LHS पार्ट इक्वल है तो ऑफ कोर्स उनके राइट हैंड साइड पार्ट भी इक्वल होंगे। तो AB प्लस BC is equal to CD plus BC. Okay, AB plus BC is equal to CD plus BC. So here student, I can write this equation as AB plus BC। LHS और RHS में अगर सेम टाइप का ऑपरेशन करूं स्टूडेंट तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम क्वांटिटी में दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमने एक एक्सियोम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूक्लिड्स के, राइट? तो अब यहाँ पे AB जो मैंने ऊपर से लिखा प्लस BC वो भी ऊपर से लिखा, इसमें से मैंने BC जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसे ही राइट हैंड साइड से भी मैं BC को सब्ट्रैक्ट करूंगा, BD प्लस BC ये तो ऊपर से लिखा और माइनस BC, यानी कि स्टूडेंट दोनों साइड में इक्वेशन यहां से यहां पे हम कैसे आए? सिर्फ दोनों साइड में मैंने इतना और अलग से किया है, दैट मींस दोनों साइड से मैं BC को लेस कर रहा हूं। ऐसा क्यों स्टूडेंट? तो हमें एक रीजन बताना पड़ेगा, यहां पे मैं आपको रीजन बता देता हूं। इफ इक्वल्स आर subtracted from
equals, then reminders are also equal. ओके, तो ये हमने एक्सियोम पढ़ा है यूक्लिड का, तो दोनों साइड से हमने इक्वल इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो हम इजीली जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। यू सी, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस बीसी माइनस बीसी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बीसी माइनस बीसी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके students, now we are doing question number 7. so question number 7 जो है exercise 5.1 का last sum है। question number 7 क्या कहता है, why is axiom 5 in the list of axiom Euclid's axiom considered a universal truth। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो यूक्लिड ने जो बहुत सारे एक्सियोम्स दिए थे उसका जो पूरा लिस्ट है, उसमें से जो एक्सियोम नंबर 5 है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो क्यों मानते हैं, राइट। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ किसे बोलते हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मींस समथिंग स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई फैक्ट जो कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में और दुनिया के कोई भी पार्ट में जो है वैलिड होता है, वो ट्रू होता है, ठीक है। एक जगह पे वो सही और एक जगह पे वो गलत हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी सत्यता, उसकी जो ट्रूथ है, उसकी सत्यता हर जगह जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी परिस्थिति को हम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा स्टूडेंट्स कि एक्सियोम नंबर 5 जो है यूक्लिड का वो कौन सा है। हमने कुछ एक्सियोम्स पढ़े थे लास्ट टाइम। सो एक्सियोम नंबर 5 स्टेट्स दैट द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। एक्सियोम नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है स्टूडेंट, जो होल है वो ग्रेटर है देन द पार्ट। ऑलरेडी हमें मालूम है, वैसे इट्स अ कॉमन सेंस कि जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक छोटा टुकड़ा होता है, होल जो होता है वो पूरी क्वांटिटी होती है। तो ऑब्वियसली होल जो है वो ग्रेटर होता है किससे, पार्ट से। स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड हाउ इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम दो अलग अलग केसेस ले लेते हैं स्टूडेंट, केस 1 और एक केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दो केस लेकर के थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट जो पहला केस हम जो ले रहे हैं दैट इज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में ही ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस कोई और दूसरी किसी फील्ड के अंदर से लेते हैं। लेट्स टेक इट इन द फ्रॉम द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो स्टूडेंट हमने जो है एक केस लिया है फ्रॉम द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट्स सपोज या लेट देयर इज वन टी, क्वांटिटी टी व्हिच इज द होल क्वांटिटी, ठीक है। एक हमने जो है एक क्वांटिटी ले ली है टी, जिसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, होल क्वांटिटी, ठीक है। एंड कोई भी दूसरी क्वांटिटीज है ए या तो बी एंड कॉमा सी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ टी, ओके। तो इस केस में हम स्टेटमेंट को कैसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में, क्योंकि हमने टी को होल क्वांटिटी माना है और ए या बी या सी को हमने उसका जो है पार्ट माना है। तो वी कैन से दैट टी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो यहां पे वी कैन से दैट टी इज द होल क्वांटिटी एंड ए पार्ट ए बी एंड सी आर सिंपली अ पार्ट ऑफ टी, आर पार्ट ऑफ टी, ओके। सो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे ये इंप्लाई होता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। ये केस में हमने
अंडरस्टैंड किया। सेकंड केस हम ज्योग्राफी में से ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लो देयर इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट हमने लिया है एशिया, राइट, और एक कंट्री ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इंडिया, राइट। तो ये जो कंट्री है स्टूडेंट, ये कंट्री किसको बिलोंग कर रही है? ये इस कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट को बिलोंग कर रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कंट्री इंडिया इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एशिया, एंड एशिया इज greater than इंडिया, ओके। तो यहां पे हमने एशिया को होल मान लिया है और इंडिया को जस्ट उसका हमने एक पार्ट माना है। ऑब्वियसली हमें मालूम है एशिया इज बिगर इन एरिया देन द कंट्री इंडिया, तो इंडिया वी से इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया एंड कॉन्टिनेंट एशिया इज ग्रेटर देन इंडिया। तो इसमें से क्या इंप्लाई होता है? इसमें से इंप्लाई होता है the whole is greater than a part, the whole is greater than the part, okay। तो ये चीज स्टूडेंट्स इंप्लाई करती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये चीज कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, खाली मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये हर एक फील्ड, हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टेंसेस और दुनिया में धरती पे कहीं पर भी ये चीज अप्लाई होगी कि जो होल क्वांटिटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे? पार्ट से। तो एक्चुअली दिस इज ओनली एक्सप्लेनेशन पार्ट है स्टूडेंट, आपको आंसर में तो खाली सिर्फ इतना पार्ट लिखना है, ठीक है। तो क्या है एक्सियम 5 क्या स्टेट करता है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। दिस एक्सियम इज नोन एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू in any field, it holds true in any field and not just in the field of mathematics। सिर्फ मैथमेटिक्स के फील्ड में ही ट्रू होल्ड नहीं होता है, it holds true in any field, in any circumstances, at any situations, anywhere in the world, okay। So this is a universal truth। So students, we have completed all the questions in exercise 5.1. Now we will continue with the next exercise, that is 5.2, in our next upcoming videos. Till then, keep practicing. In this way you will improve a lot. Thank you.